प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज भारतीय संविधान का संविधान दिवस है। आप सभी जानते हैं 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 नवंबर 2021 को भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ आप सभी जुड़ सकते हैं संविधान दिवस के अवसर पर। इसमें जुड़ने पर आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। मैं आप सभी को 26 नवंबर 2021 को जुड़ने के लिए राष्ट्रपति महोदय से उनका लिंक प्रेषित कर रहा हूँ। आप इस लिंक से जुड़ सकते हैं। तो लिंक इस प्रकार से है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ज्वाइन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द सेलिब्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑन 26 नवंबर, गेट योर सर्टिफिकेट इज। वेबसाइट यहाँ पर लिखी है mpa.gov.in। आप कॉन्स्टिट्यूशन डे करके इसको डालेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना का थोड़ा सा वाचन करना है, पढ़ना है, और उसके पश्चात आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे। तो भारत के राष्ट्रपति महोदय के साथ जुड़ने का एक बहुत अच्छा अवसर है। 26 नवंबर 2021 के दिन आप सभी इसमें जुड़े और आप सभी को भारतीय संविधान की स्थापना के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलेगी, जिससे आपके लिए ये आगामी परीक्षाओं में भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। तो फिलहाल आज हम भारतीय संविधान के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी जानते हैं। प्यारे बच्चों, भारत का जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था, जिसके कारण 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे संबंधित कुछ बेसिक जानकारी है, उसको आप जान लीजिए। एक व्यक्ति थे नंदलाल बोस। उन्होंने भारतीय संविधान के जो 22 भाग थे उनमें 22 चित्र बनाए हैं, जो कि नेहरू जी ने उनको आमंत्रित किया था इसमें चित्र बनाने के लिए। जो संविधान था उसमें 221 पेज के इस दस्तावेज के हर पन्ने पर चित्र बनाना संभव नहीं होने के कारण केवल 22 भागों पर 22 चित्र बनाए गए थे। इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि प्रारंभ में जो ये चित्र बनाए गए थे, इसको बनाने के लिए 21,000 रुपये उन्हें मजदूरी या मेहनताना दिया गया था। जो नंदलाल बोस थे, जो कि चित्रकार थे, उनका जन्म 3 दिसंबर 1882 में बिहार के मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर में हुआ था। थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं, ध्यान रखिएगा। जो रास बिहारी बोस और वी के वैद्य थे, इन्होंने संविधान की 1400 पन्नों की प्रति को अंग्रेजी में और रास बिहारी बोस ने बेहद सुंदर तरीके से लिखा था, जबकि जो हिंदी अनुवाद था वो वी के वैद्य की राइटिंग में है। तो याद रखिएगा, जो वी के वैद्य है, इन्होंने भारतीय संविधान का हिंदी में अनुवाद किया था। और इसका संविधान का लेखक कौन था अंग्रेजी में? वो थे रास बिहारी बोस। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि जो भारतीय संविधान थे, इस संविधान में 3 प्रतियां बनाई गई थी प्रारंभ में, जिसमें से 2 को नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा के द्वारा सुसज्जित किया गया। इसके अलावा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने एक हिंदी और दूसरी अंग्रेजी में प्रति को तैयार किया था। एक तीसरी कॉपी जो कि अंग्रेजी में थी, उसे देहरादून में छपवाया गया था। 16 इंच चौड़ी और संविधान की जो मूल पांडुलिपि है, इसमें 22 इंच लंबे चर्म पत्र शीटों पर लिखी गई थी। इसमें उस समय 251 पृष्ठ शामिल थे। ये हस्तलिखित थी, अर्थात पांडुलिपि थी। संविधान का जो लेखक है, आप ध्यान रखिएगा, इसमें प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे और जो चित्रकार थे वो नंदलाल बोस थे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। जो भारतीय संविधान है, इसमें प्रस्तावना को प्रारंभ में रखा गया है और प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यहाँ एक बात को ध्यान रखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान था वो अंगीकृत किया गया था। इसी के कारण 26 नवंबर को 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ हुआ। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें और जान लीजिए। जो भारत का संविधान था, इसको लिखने में 432 जो निबें थी, पहले पेन होल्डर चलते थे, उस होल्डर में एक निब लगाई जाती थी, उनका इस्तेमाल हुआ था। और संविधान लिखने में 303 नंबर की जो निब हुआ करती थी, उसका प्रयोग किया गया था।
ये निबें थी, नोक जिसको हम बोलते हैं, इससे हम लिखते थे स्याही से, यह निब इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर से मंगाई गई थी। निब को होल्डर में लगाकर पेन बनाए गए, जिसे स्याही में डुबोकर संविधान को लिखा गया था। इसको आप ध्यान रखिएगा। जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, इन्होंने हाथ से संविधान को लिखा था और ये भारत का सबसे बड़ा संविधान था। भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का ये बहुत बड़ा संविधान है। 395 इसमें अनुच्छेद थे। हमारे जो संविधान है उसकी मूल कॉपी अंग्रेजी में है और इसका बाद में हिंदी में अनुवाद किया गया। संविधान की जो मूल कॉपी है अंग्रेजी में, इसको कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था अंग्रेजी में, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो इसमें चित्र बनाए गए थे, अभी हमने बात की थी, इसके हर पन्ने पर नाम लिखने की शर्त पर जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे उन्होंने इसको लिखा था। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे भारत में, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने प्रेम बिहारी नारायण से इटैलिक स्टाइल में संविधान लिखने की गुजारिश की थी। इटैलिक में तिरछे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तिरछे शब्दों को लिखा जाता है। और प्रेम बिहारी नारायण ने संविधान लिखने की कोई फीस नहीं ली। उन्होंने हर पेज पर केवल एक छोटा सा अपना नाम लिखा, प्रेम, आप एक गोले के अंदर देख रहे होंगे, प्रेम लिखा है। और अंतिम पेज पर उन्होंने अपने गुरु और दादा मास्टर राम प्रसाद जी सक्सेना का नाम लिखा है। भारतीय संविधान जिस कमरे में लिखा गया वह बाद में संविधान क्लब के नाम से जाना गया। इसमें प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जो कार्य किया गया, बाद में वो संविधान क्लब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और संविधान को लिखने में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को 6 महीने का समय लगा। जो संविधान की मूल कॉपी है उसका वजन 13 किलो है और संविधान की जो पांडुलिपि है वो 45.7 सेंटीमीटर गुणा 58.4 सेंटीमीटर के पार्चमेंट कागज पर लिखी गई है। ये जो पार्चमेंट पेपर था ये इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर से मंगाया गया था। इस पांडुलिपि में 233 पन्ने हैं जिसका वजन लगभग 13 किलोग्राम है। संविधान की जो पांडुलिपि है, जो हाथ से लिखी हुई रचना है, वो चमड़े की काली जिल्द में है जिस पर सोने की कारीगरी की गई है। इसमें सेलुलोज आधारित पार्चमेंट कागज को खास ट्रीटमेंट से नॉन स्टिक बनाया जाता है। संविधान की जो हिंदी कॉपी है वो बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखी है, ध्यान रखिएगा, और इसमें 264 पन्ने हैं। इसका वजन 14 किलोग्राम है। जो इंग्लिश प्रति थी, अभी आपने उसके बारे में जाना था, उसका वजन 13 किलोग्राम था और इसका हिंदी वर्जन का 14 किलोग्राम है। इसका जो कागज़ है वो हैंडमेड पेपर रिसर्च सेंटर पुणे में बना है। हिंदी कॉपी कैलीग्राफर बसंत कृष्ण वैद्य ने इसे अपने हाथों से लिखा था। क्योंकि संविधान हाथ से लिखा गया था, किसी प्रकार से ये मशीन का प्रयोग इसमें नहीं किया गया था, तो इसको खराब होने से बचाने के लिए 1985 में पहली बार कॉपी को बचाने की कवायद शुरू की गई। और संविधान की जो मूल अंग्रेजी कॉपी है वो हिंदी कॉपी को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए पार्लियामेंट की जो संसदीय जो लाइब्रेरी है 1985 के बाद लखनऊ में नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी से संपर्क साधने के बाद इसको बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन इसको बचाना संभव नहीं हुआ और बात नहीं बनी। इसके बाद पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी की जो गुजारिश थी उसके आधार पर NPL नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में अक्रिय गैसों वाले कांच के सील चैम्बर में इसको रखने का कार्य प्रारंभ किया गया, लेकिन वो चैम्बर भी लीक हो रहा था, जिसके कारण अमेरिका की कंपनी से मदद लेनी पड़ी। जो अमेरिका की कंपनी थी, नवंबर 1992 में NPL ने अमेरिका की गेटी कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट से मदद मांगी। CGI मिस्र में मिली मम्मी को ऐसे ही नाइट्रोजन बॉक्स में संरक्षित कर चुकी थी। GCI की जो फुल फॉर्म है वो है कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट। आगे बात करते हैं। जो वर्तमान में भारतीय संविधान की मूल प्रतियां हैं वो 2 गैस चैम्बरों में रखी गई हैं और ये जो गैस चैम्बर है इसमें 40 से 50% नमी के साथ नाइट्रोजन रहती है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा 1% से ज़्यादा नहीं होती। सीलिंग की ज़बरदस्त तकनीक के बाद भी दोनों बॉक्स में हर 7 महीने में 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन चली ही जाती है और ऐसे में इसमें कुछ केमिकल रखे गए हैं जो पूरी तरह से इसको समाप्त कर देते हैं। आपको यहाँ एक बात जानना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा कि भारतीय संविधान का एक जो हमारा गणराज्य का राष्ट्रपति होता है उसका भी पहले अपना अलग झंडा हुआ करता था 1971 तक। 26 जनवरी 1950 से 1971 तक भारत का झंडा इस प्रकार था जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इस पर सारनाथ का सिंह स्तंभ और कमल कलश, अजंता की गुफाओं का हाथी और लाल किले की तराजू की तस्वीरें थी। सिंह स्तंभ एकता का प्रतीक है, याद रखिएगा। कमल कलश समृद्धि का प्रतीक होता है, हाथी धैर्य और शक्ति का, तराजू अर्थव्यवस्था और न्याय का प्रतीक था। 1971 में राष्ट्रपति ने भी तिरंगे झंडे को अपना लिया। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में गवर्नर जनरल का झंडा उतारकर राष्ट्रपति का झंडा फहराया गया।
जो नीचे आप एक छोटा सा नीले कलर का डॉट देख रहे हैं जिसमें इंडिया लिखा है, ये भारतीय गणराज्य में जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, अंतिम गवर्नर जनरल भारतीय श्री राजगोपालाचारी थे, उनका ये झंडा था और इसको उतार करके भारतीय झंडे को अपनाया गया। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जान लीजिए कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन सबसे पहले भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर होने थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले पहुंच गए और उन्होंने सबसे पहले हस्ताक्षर वहां पर कर दिए। ऐसे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्योंकि सबसे पहले नंबर पर उनको हस्ताक्षर करने थे, तो उन्होंने उनके नाम के ऊपर, जवाहरलाल नेहरू के नाम के ऊपर, हस्ताक्षरों के ऊपर छोटे से तिरछे हस्ताक्षर किए। याद रखिएगा, सबसे पहले वरिष्ठ व्यक्ति के ही हस्ताक्षर होते हैं। जो भारत का संविधान है वो 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से अधिकांश भाग उसमें लिया गया है, लेकिन फिर भी 10 देश ऐसे हैं जहां से हमारे संविधान को कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ है। आइए इन देशों के बारे में जानते हैं। पहला देश है अमेरिका। अमेरिका से बिल ऑफ राइट्स यानी कि हमारे मौलिक अधिकार लिए गए हैं, न्यायिक समीक्षा ली गई है, प्रस्तावना ली गई है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण लिया गया है, कानून या विधि का समान संरक्षण, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति या उनको हटाने की प्रक्रिया, सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर के रूप में राष्ट्रपति को इसमें हमने अमेरिका से ही ग्रहण किया है। जो ब्रिटेन का संसद है, ब्रिटेन की संसद है, वहाँ से संसद में बहुमत वाली सरकार या जिसे हम कह सकते हैं संसदीय शासन प्रणाली, जिसमें हमारी लोकसभा राज्यसभा 2 अंग होते हैं संसद के, उसको लिया गया है। इसके अलावा एकल नागरिकता संबंधी प्रावधान, कैबिनेट सिस्टम, कानून का शासन, रिट याचिकाएं, स्पीकर जिसको हम अध्यक्ष कहते हैं, अध्यक्ष और उसकी भूमिका को भी हमने ग्रेट ब्रिटेन की जो सरकार है या वहाँ से लिया है। अगला जानते हैं कनाडा से हमने क्या लिया है। कनाडा से हमने अर्धसंघीय ढांचा लिया है जिसमें केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के मुकाबले अधिक शक्तिशाली होती है, यानी कि शक्तिशाली केंद्र की स्थापना कनाडा से ली गई है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भी हमने कनाडा से ही प्राप्त किया है। इस बंटवारे के बाद बची हुई शक्तियां केंद्र के पास ही रहती हैं। इसके अलावा राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कनाडा के संविधान से ही ली गई है। आयरलैंड जो कि यूरोप का एक छोटा सा देश है, वहाँ से हमने लिए हैं नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति को चुनने का तरीका। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उससे हमने लिया है समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का एक नारा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने संवर्धित सूची यानी कि ऐसे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं उसको हमने लिया है। सोवियत संघ जो कि वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है, उसमें उससे हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं, पंचवर्षीय योजनाएं ली थी। इसके अलावा प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का विचार भी सोवियत संघ से हमने प्राप्त किया था। सोवियत संघ का आप झंडा देख रहे होंगे, लाल रंग का आपको दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिएगा, जो सोवियत संघ है वो साम्यवादी है और साम्यवादी देशों का रंग सदैव लाल होता है। साम्यवादी पार्टियों का झंडा लाल रंग का आपको मिलेगा। दक्षिण अफ्रीका के जो संविधान है वहाँ से हमने संशोधन प्रक्रिया को लिया है। इसके अलावा राज्यसभा सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया को लिया था। जर्मनी यूरोप का एक देश है, यहाँ से आपातकालीन शक्तियों का हमने प्राप्त किया है। इसके अलावा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का स्थगन, सस्पेंड करना, वो भी हमने जर्मनी के संविधान से प्राप्त किया है। कानून का जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये जापान के संविधान से ली गई है। जापान पूर्व का एक देश है, उगते सूरज का देश भी कहते हैं। यहाँ संसद सर्वोच्च है, यानी कि न्यायपालिका किसी कानून के उचित होने या न होने की जांच नहीं कर सकती। न्यायपालिका केवल किसी कानून के संवैधानिक होने या न होने को परख सकती है। उद्देशिका के बारे में हम बात कर चुके हैं। एक छोटा सा तथ्य और जान लीजिए, इसमें यह था धारा 370 जो सदैव विवादित रहा। आखिर किसने लिखी थी धारा 370? भारतीय संविधान में धारा 370 को लिखने के से संविधान निर्माता B.R. अम्बेडकर ने इनकार कर दिया था। इसके बाद धारा 370 जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित थी, इसे तमिलनाडु के एक व्यक्ति थे गोपाल स्वामी अयंगर, इन्होंने इसको लिखा था। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि धारा 370 का निर्माता कौन था, तो आपको याद रखना है एन गोपाल स्वामी अयंगर। अयंगर नेहरू के पहले कैबिनेट में बिना किसी मंत्रालय के मंत्री थे। वो जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के दीवान भी रहे थे और इसी कारण उन्होंने जम्मू कश्मीर से संबंधित जो विशेष प्रावधान है अनुच्छेद 370 के अंतर्गत उसका उल्लेख धारा 370 में किया था। ये भारतीय संविधान की उद्देशिका आपको दिखाई दे रही है। इसी से हमारे देश का संविधान का जो पहला पृष्ठ है वो प्रारंभ होता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में केवल एक बार संशोधन हुआ है, याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 में। उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री होती थी और इस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा गया। इसी संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में
3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। प्यारे बच्चों, संविधान दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम इसी भाग में जानेंगे कि भारतीय संविधान की जो 22 भाग हैं उसमें किन किन चीज़ों का उल्लेख किया गया है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं। भारतीय संविधान के जो 22 भाग हैं, वर्तमान में 25 हैं इनकी संख्या। इनको 25 करने के लिए क ख इस प्रकार के भाग दिए गए हैं। तो भाग 1 में संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में। भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, 5 से 11। भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। भाग 4 क, देखिए भाग 4 क होने की वजह से भाग 22 थे पहले, ये 23 हो गए हैं। इस प्रकार से 9 क 9 ख इस प्रकार से जोड़े गए हैं। तो भाग 4 क में आपका मूल कर्तव्य दिए गए हैं, अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत। भाग 5 में संघ का उल्लेख है, अनुच्छेद 52 से 151। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा महान्यायवादी सरकार की कार्य संचालन संबंधी व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, भाग 6 के बारे में जानते हैं। भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 तक है। इसमें राज्यपाल के बारे में, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, सरकारी कार्यों के संचालन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। आगे बढ़ते हैं, भाग 7 के बारे में। भाग 7 के अंतर्गत पहली अनुसूची के जो भाग ख के राज्य थे उनको निरस्त किया गया। ख के अंतर्गत वे क्षेत्र थे जो विभिन्न राज्यों से हमने अधिग्रहित किए थे। भाग 8 के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है, अनुच्छेद 239 से 242 तक, जिसमें संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, संघीय क्षेत्र, विधानमंडल, दिल्ली विधानसभा या अन्य क्षेत्रों से संबंधित विशेष प्रावधान है। दिल्ली के संबंध में जो विशेष प्रावधान है वो अनुच्छेद 239 क में दिए गए हैं। भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है, अनुच्छेद 243 से 243 ण तक। भाग 9 क, जो कि 24वां भाग है भारतीय संविधान का, एक तरह से 2 भाग बढ़ गए हैं, याद रखिएगा। भाग 4 क 9 क, तो ये 2 भाग बड़े हैं, आगे एक भाग और बढ़ेगा। ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। भाग 9 का नगर पालिकाएं, भाग 9 का संबंध है पंचायतों से। 9 का अनुच्छेद 243 त से 243 य छ तक है। भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 244 से 244 क तक। भाग 11 में संघ और राज्य क्षेत्रों का संबंध है, अनुच्छेद 245 से 263 तक, जिसमें विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध आदि का उल्लेख किया गया है। राज्यों से संबंधित जो नदी जल विवाद होते हैं, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, वो अनुच्छेद 262 के अंतर्गत इसी भाग में आते हैं। भाग 11 में संघ राज्य के संबंधों के बारे में। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 264 से 300 क तक। इसके अलावा अगला भाग के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। भाग 13, इसमें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 301 से 307 तक। भाग 14 में संघ और राज्य सेवाओं की, राज्यों के बीच जो सेवाएं होती हैं, अनुच्छेद 308 से 323 तक इसका उल्लेख किया गया है, जिसमें लोक सेवाओं का भी उल्लेख है। इसमें विभिन्न प्रकार की आपकी अखिल भारतीय सेवाएं शामिल है, IAS, PCS, IFS, अनुच्छेद 312 में। भाग 14 क, देखिए तीसरा भाग है। पहला भाग जो बड़ा था 22 के बाद 23वां, वो था भाग 4 क, उसके बाद था भाग 9 क, उसके बाद ये अगला भाग बड़ा है भाग 14 क। तो इस प्रकार से 22 के में ये 3 भाग जुड़ने से 25 भाग हो गए हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के अभिकरणों को शामिल किया गया है, अनुच्छेद 323 क से 323 ख तक। भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख है, अनुच्छेद 324 से 329 तक। भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, अनुच्छेद 330 से 342 के मध्य। इसमें SC, ST, OBC जो क्षेत्र हैं, जो वर्ग हैं या आंग्ल भाषी जो लोग होते हैं, उनका जो प्रतिनिधित्व है उसको इसमें शामिल किया गया है। अगला देख लेते हैं भाग 17, इसमें राजभाषा का उल्लेख है, अनुच्छेद 343 से 351 तक, जिसमें संघ की राजभाषा क्या होगी, प्रादेशिक भाषाएं क्या होंगी, उच्चतम न्यायालय या न्यायालयों की जो भाषा है वो क्या होगी, और विशेष निर्देश इसमें दिए गए हैं। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध है, अनुच्छेद 352 से 360, जिसमें आपातकाल की उद्घोषणा या युद्ध, बाह्य आक्रमण की स्थिति, या संवैधानिक तंत्र की विफलता या वित्तीय संकट के बारे में इसका उल्लेख किया गया है। आप जो देखते हैं राज्यों में राज्यपाल कई बार राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है, वो 356 के अधीन किया करता है। अगला देखते हैं भाग 19 में प्रकीर्ण है, विभिन्न मुद्दों से जुड़े हुए अनुच्छेद हैं 361 से 367 तक, इसमें राष्ट्रपति राज्यपाल के संरक्षण संबंधी कुछ चीज़ें हैं। लाभ का पद इसमें परिभाषित किया गया है, अन्य नियुक्तियों के संबंध में इसमें उल्लेख किया गया है।
भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है। भाग 21 में अस्थायी, परिवर्तनशील तथा विशेष प्रावधान किए गए हैं 369 से 392 तक। इसमें जो भारत के पूर्वोत्तर के राज्य हैं, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश या विभिन्न प्रकार के जो राज्य हैं उनके संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। भाग 22 में भारतीय संविधान के बारे में संक्षिप्त नाम, उसका संविधान का प्रारंभ होना तथा निरसन संबंधी हिंदी में प्राधिकृत पाठों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 393 से 395 तक इसका उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से 22 भाग आपने देखे कि 22 भाग में भारतीय संविधान विभक्त है, लेकिन इसमें 3 भाग और बढ़ चुके हैं। 3 भाग कौन से बड़े हैं? वो है अनुच्छेद भाग 4 का मूल कर्तव्य, भाग 9 का नगर पालिकाएँ और भाग 14 का अभिकरण। तो 22 थे, वर्तमान में ये 25 हो गए हैं। प्यारे बच्चों, आशा है संविधान दिवस पर आपके लिए वीडियो कुछ उपयोगी सिद्ध होगा। इसको पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, आपके लिए सदैव ये उपयोगी सिद्ध होगा। अग्रिम शुभकामनाओं के साथ संविधान दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। मैं अरुण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, पीजी कॉलेज जोशीमठ, आपसे अलविदा कहता हूँ। धन्यवाद।